Hello my dear students, welcome to new chapter of class 11th and this is the first chapter of class 11th टेक्स्ट बुक. ओके, तो क्लास 11th का पहला चैप्टर मैं लेकर के आया हूं और वो चैप्टर है सेट थ्योरी. तो बच्चों एक चीज आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग जो चीज पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स के जो बाकी चैप्टर्स हैं क्लास 11th और 12th का उसमें पूरा थ्रोली अप्लाई होने वाला है. यानी कहने का मतलब ये चैप्टर थ्योरेटिकल है सबसे पहली बात, और इसमें ज्यादातर चीजों जो पढ़ेंगे हम लोग उस चीजों को याद रखना पड़ेगा. इसमें क्या पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे कुछ चीजों का, कुछ सिंबल पढ़ेंगे, कुछ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें बाकी जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th का उसमें अप्लाई होने वाला है. देखो बच्चों, आपको मैं समझा रहा हूं क्लास 11th के बच्चों को कि बच्चों अगर मैथमेटिक्स को बढ़िया से समझना है ना आपको तो एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा. किस में चलना पड़ेगा? एक सीक्वेंस में. ध्यान रखना, कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस में नहीं चलते हैं. पहले ये चैप्टर पढ़ना चाहिए था तो वो ना पढ़ के कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर वहां दिक्कत होने लगती है ना. जैसे एग्जांपल आप जानते होंगे, कुछ बच्चा क्या करता है कि क्लास जंप कर देता है, सोचता है कि मैं तेज हूं और वो क्लास 3 जंप कर दिया, डायरेक्ट किस में चला गया, 4th में, 2 से 4. कोई क्या करता है 9th को पढ़ना छोड़ देता है, डायरेक्ट 8 से 10 चला गया. अब आप समझो कि वो एक साल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या वो बेवकूफ तो नहीं है ना. तो कहीं ना कहीं जो वैसा करता है उसके बेसिक्स जो नींव है वो वीक हो जाता है. इसी तरह से मैथमेटिक्स के चाहे वो कोई भी क्लास का हो, 11th का हो, 12th का हो, 9th या 10th हो, अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे और आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसका प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा होगा. तो बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस से, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है. इसलिए मैंने क्या बताया, सबसे पहला लेक्चर जो क्लास 11th में दिया आपको, बेसिक मैथमेटिक्स, नेचुरल नंबर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह पढ़ाया. अब ये थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हमने क्लास 11th के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, सेट थ्योरी. ये भी बेसिक ही है, सेट थ्योरी भी एक बेसिक ही है, जैसा कि मैंने बोला कि ये अदर चैप्टर में अप्लाई होने वाला है. और इसमें ज्यादातर हम लोग नोटेशन, डेफिनेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है. फॉर्मूला कुछ आएगा उसको याद रखना पड़ेगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. आइए सीखते हैं कुछ चीजें, ठीक है, नया चीज. सबसे पहली बात बच्चों, व्हाट इज सेट. सेट क्या होता है? अरे तुम बोलते हो अरे उसको सेट कर दो, इसको सेट कर दो, इसको वहां सेट कर दो. उसको सेट नहीं बोलते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में. जैसे आप लोग बोलते हैं इस चीज को वहां सेट कर दो, इसको यहां सेट कर दो, वो सेट नहीं है यहाँ पर. यहां पर सेट क्या है मैथमेटिक्स में, सेट क्या चीज है? तो बच्चों मैथमेटिक्स में सुनना, मैथमेटिक्स में सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. अब मैंने यहां बोला क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सर वेल डिफाइंड क्या हुआ, नहीं समझा इसका मतलब. सर कलेक्शन का मतलब, हाँ ये जानते हैं सर, कलेक्शन का मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लो, दैट इज द कलेक्शन. ओके, मतलब कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा ग्रुप जिसमें एक या एक से ज्यादा या तो कुछ भी ना हो उसको भी कलेक्शन बोल सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब सर, अरे जो भी चीजें आसपास में दिखता है या जो भी चीजें हैं उसी को तो ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. और कुछ चीजें नहीं भी दिखाई देता उसको भी ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, जैसे नंबर. अच्छा नंबर देखते हो, 2 2, क्योंकि सर आसपास में तो दिखाई नहीं देता लेकिन जैसे लिखते हैं वैसा 2 दिख गया, है ना. तो ये भी एक ऑब्जेक्ट्स हैं यहां पर मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल हम लोग ज्यादातर नंबर की ही बात करते हैं ना, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ सेट. वेल डिफाइंड collection of objects
इज अ सेट। सर वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? तो बच्चों वेल डिफाइंड का मतलब वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसका डेफिनेशन हर एक जगह हर एक टाइम पे सेम होना चाहिए। बोलोगे सर नहीं समझा? तो देखो बच्चों समझो, अगर आपके क्लास में सपोज दैट 50 स्टूडेंट बैठे हैं और मैंने श्याम से पूछा कि भाई आप बताओ कि आपके क्लास में अच्छे बच्चे कौन कौन हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करेगा, क्या बताएगा? जो उसके फ्रेंड है उसको अच्छे बताएंगे, चाहे वो कितना ही बदमाश क्यों ना हो। फिर मैंने आराम से पूछा भाई आप बताओ आपको कौन कौन से लोग अच्छे लगते हैं, अच्छे स्टूडेंट इस क्लास में कौन कौन है, तो वो डिफरेंट बताएगा। फिर मोहन से पूछा, वो डिफरेंट बताएगा, है ना। मतलब मैंने पूछा हर एक से कि 4 अच्छे बच्चे का नाम बताते जाओ। तो क्या हुआ कि राम से पूछा तो अलग बताया, श्याम से पूछा तो अलग बताया, मोहन से पूछा तो अलग 4 बच्चे का नाम बताया। तो ये 4 जो बच्चे हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो हम लोग कलेक्शन ले रहे हैं, जो चीजों को ले रहे हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, जो कलेक्शन हुआ 4 वो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी किया, तो ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो सर सेट किसको बोलेंगे? हाँ भाई अगर वो सभी लोग सेम लोगों को बताया रहता, सेम ग्रुप को बताया रहता तब हम सेट बोलते, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सभी आदमी का नेचर अलग अलग है ना, सभी का पसंद अलग अलग है। अब जैसे मैंने पसंद की बात करता हूं या नापसंद की बात करता हूं तो एडजेक्टिव वर्ड का आ जाता है ना, एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो ग्रामर में पढ़ते हो। तो हाँ एक बात ध्यान रखना कि ऐसे कलेक्शन, ऐसे ग्रुप जो फॉर्म हो रहा हो जिसमें एडजेक्टिव का अप्लाई हो रहा हो वो तो कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि जहां एडजेक्टिव वर्ड यूज किया, जहां से आप एडजेक्टिव वर्ड यूज किया वो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करने लगेगा बच्चों, और अगर अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी कर रहा है तो वो सेट नहीं होगा, वैसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सेट होना चाहिए, कैसे कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स को बोलते हैं, कैसे ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सेट, जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब सभी लोग सभी टाइम पे हर एक जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स, पहला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर जैसे मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो भी बच्चे जो भी लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं उसके माइंड में छप गया होगा 1 से लेकर के जो भी नंबर इनफाइनाइट तक है काउंटिंग नंबर, उसी को नेचुरल नंबर्स। तो बताओ ये अगर मैं राम को पूछूं या श्याम को पूछूं, आपके क्लास वाले या मोहन को पूछूं, सब लोग वही बताएगा भाई 1 2 3 4 5, कोई डिफरेंट नहीं बताने वाला है। या तो मैं कहीं कोई अमेरिकन से पूछूं वो भी सेम बताएगा, या कोई कहीं भी किसी से पूछ लो, दैट इज द वेल डिफाइंड, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट। जैसे दूसरा है ना, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स रिटेन बाय प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रेमचंद, ओके। तो ये सेट होगा या नहीं होगा? देखो ये सेट तो हुआ, ये सेट होगा या नहीं होगा? कलेक्शन ऑफ बुक्स बिल्कुल सही होगा, सेट होगा भाई। क्यों? अरे राम से पूछूं, श्याम से पूछूं, मोहन से पूछूं, सभी लोग वही बुक्स के नाम बताएंगे जो प्रेमचंद साहब ने लिखा है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं पूछ लूं कि प्रेमचंद ने कौन कौन सा बुक लिखा है, तो भले ही उनको याद नहीं होगा, लेकिन गूगल में जब सर्च करेगा भाई तो वही बुक्स आने वाले हैं जो प्रेमचंद ने लिखा है। दैट कलेक्शन ऑफ बुक्स इज वेल डिफाइंड एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ सेट। ये भी एक सेट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो आप, अगर मैं यही लिखता कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स रिटन बाय प्रेमचंद, तब क्या होता? ये सेट है या नहीं है?
तो बच्चों ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है? जैसा कि मैंने बता चुका, एडजेक्टिव वर्ड आ गया। अब ये गुड बुक्स जो है ना अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करेगा। अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प से पूछूं, 4 बुक दे दूं उसे पढ़ना है उन्हें कि सर 4 बुक पढ़ो आप और बताओ आपको सबसे अच्छा कौन लगा, तो हो सकता है जो बुक उनको अच्छा लगा वही बुक मोदी जी को अच्छा नहीं लगा होगा, वही बुक राम को अच्छा नहीं लगा होगा, वही 4 बुक में से जो राम को अच्छा लगा उनमें से उसको श्याम को अच्छा नहीं लगा होगा। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी किया। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जहां पर जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड का यूज हो रहा हो वो सेंटेंस, वो ग्रुप, वो कलेक्शन कभी भी सेट हो ही नहीं सकता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग कॉपी करते जाना इसी तरह से। अब आपको बताता हूं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किससे रिप्रेजेंट, किससे डिनोट किया जाता है ना। सबसे पहली बात रिप्रेजेंटेशन तो बाद में बात करेंगे, पहले नोटेशन है ना। तो एनी सेट या सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट बच्चों, सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और एक्स वाई जेड एंड सो। ठीक है। अब बच्चों एक बात है कि जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लिखा है ना ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट। तो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स ना बोल करके लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, अदरवाइज क्या? मेंबर्स। ध्यान रखना, तो ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट सेट के अंदर आता है उसको क्या बोला जाता है? किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्स या तो मेंबर्स से। तो अब एलिमेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है बच्चों? तो एलिमेंट जो डिनोट किया जाता है, एलिमेंट ऑफ या सेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट बच्चों, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, सच है जैसे क्या? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स वाई जेड, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। तो अभी तक क्या क्या सीखा? व्हाट इज सेट? सर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर कैपिटल लेटर से, ए बी सी वगैरह कुछ भी। उसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी एक्स वाई जेड। एलिमेंट्स क्या होता है? सर जो ऑब्जेक्ट्स है सेट में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था फर्स्ट पार्ट ये। अब बी पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बच्चों, सेट्स को 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। या तो रास्टर फॉर्म में, कौन सा फॉर्म? रास्टर फॉर्म। और दूसरा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों कोई भी सेट को, किसी भी सेट को अपन 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रास्टर फॉर्म। सबसे पहले देखते हैं रास्टर फॉर्म। रास्टर फॉर्म बच्चों, रास्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। देखो बच्चों, रास्टर फॉर्म में क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल है। रास्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होता है सेट का उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं। मैं क्या बोला? सबसे पहली बात क्या करते हैं? एलिमेंट्स आर रिटेन inside curly braces, that is this. Okay, every element is separated by कोमा। हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करेंगे।
एग्जाम्पल बच्चों देखो, 1 2 3 4 5, देखो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। बहुत ही सिंपल है। रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट कर देना है। जैसे बच्चों और B0 ऐसे लिख दो, -1 -2 -3 -4, ये तो ये सेट हुआ। एक कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या बताया कि सभी एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखो और कोमा से सेपरेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। देखो रोस्टर फॉर्म कहोगे सर ये 2-3 मैथ रिप्रेजेंटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं सेट का, तो आपको मैं बता दूं कि रोस्टर फॉर्म में दिक्कत क्या आया कि अगर कल को मान लो 1 करोड़ एलिमेंट है, कितना एलिमेंट, 1 करोड़, क्या सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल है? और लिखेंगे भी तो बहुत दिन लग जाएगा, बहुत स्पेस भी लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? चाहे आपको मैं 5000 ही एलिमेंट्स दे दूं और बोलूं सब लिखो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखना नेसेसरी होता है, क्योंकि और हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करना जरूरी होता है। तो कल को अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हो गया, करोड़ों मिलियन बिलियन में हो गया, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों लोगों ने क्या किया, उसको दूसरे तरीके से लिखा और उसका नाम दिया, उस मेथड का नाम दिया सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ने लोगों ने क्या किया कि उस सभी एलिमेंट्स को ना लिख करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको डिनोट कर दिया। सपोज दैट एक्स से, जो भी एलिमेंट्स रहा होगा उसको एक्स से डिनोट किया। उसके बाद अब ये एक्स कौन है, ये तो बताना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्स कौन है। तो बच्चों ये एक्स, सपोज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है। यहां जो सिंबल यूज हुआ है ये वाला, इसके जगह पे आप ए बी देखोगे और क्या देखोगे, स्लैश देखोगे, और सभी को पढ़ा जाता है सच दैट, मतलब देखो एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स को लिया है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लिया, सॉरी कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स ने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लिया और उसको ऐसे लिखा कि सेट ए इक्वल टू एक्स, ए भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में देखें तो एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 सब लिखा। कहोगे सर तो ये तो ज्यादा बढ़िया है ना, अरे भाई इसमें अभी कम एलिमेंट था, इसलिए अगर मान लो कल को बोल देता एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, अब क्या करोगे, सारा लिखना पॉसिबल है क्या, 1 2 3, तो इस तरह से डैश 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 के छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, बात समझे। तो ये छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें पूरा चीजें लिखा जा रहा है। ये जो डैश डैश लेके छोड़ दिया, हो सकता है 100 तक जाए, कहां तक जाए, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सारा एलिमेंट ये डैश डैश अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो डैश डैश देख के छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं लिखें। लेकिन एक बात बताओ, ये स्पेस तो ज्यादा लेगा रोस्टर फॉर्म, और इसमें क्या लिया, कम लिया, और ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। आप ध्यान रखना बच्चों कि जो कैलकुलस में जो क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसे सेट वगैरह का अगर यूज हो रहा होता है तो ज्यादातर लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करता है। क्यों, क्वेश्चन में क्यों यूज करता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, और अगर डैश डैश दे दिया तो फिर वो भी बात है, ज्यादा स्पेस लेता है, रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल सी बात बोले तो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सीख गए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है।
ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, मैं कुछ सिंबल बता रहा हूँ, कुछ सिंबल बता दे रहा हूँ जो आपको रखना है, देखना है। जैसे कुछ सिंबल यूज होता है, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात ये, दिस इज बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। जैसे बच्चों एक सेट है ये 1 2 3 4 5, मैं पूछा 3 कहाँ है, तो आप बोलोगे सेट ए में है, तो क्या बोलते हैं? 3 बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि इतना लोगों के पास टाइम नहीं है इतना लिखते जाए, मैथमेटिक्स सिंबल यूज करता है, तो कैसे लिख देंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए, इतना ना लिख करके इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का साइन, अगर ऐसे लिख करके ऐसे काट दे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये सिंबल का याद रखोगे, अभी जो यूज होने वाला है, ओके। अब बच्चों क्या है कि क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो सबसे पहले देखते हैं सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, अगर आप देखोगे बुक में जाकर के तो सबसे पहला क्वेश्चन यही सब है, सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर, सेट बिल्डर टू रोस्टर, रोस्टर टू सेट बिल्डर, कन्वर्ट करते रहो, एंजॉय करो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। देखो बच्चों, क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ, जैसे मैंने लिखा, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, LETTER, इसको बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? रोस्टर फॉर्म में, देखो, ठीक है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहां जो एलिमेंट है, अब एक बात और है बच्चों, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, सुनना। अगर सेट के अंदर ना एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, कॉमन चीज को 2 बार नहीं लिखेंगे, अगर सेम सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहां देखो L है तो L लिखा, कोमा E लिखा, देखो T लिखा और R लिखा, जबकि यहां 2 T था 2 R E था, नहीं लिखा, एक ही बार लिखना है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म सेकेंड। अच्छा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं था, एक एग्जांपल लिखा गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं था, एक लैंग्वेज था उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। देखो बच्चों, अगर लिखा है कोई सेट ए, फिर से x सच दैट x इज या प्राइम नंबर, है ना, एंड x जो है 60 से ग्रेटर और 80 से कम है, 60 से ग्रेटर और 80 से क्या है बच्चों? कम है। दिख रहा होगा आपको, x इज अ प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब एक चीज बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? बता सकते कौन कौन सा प्राइम नंबर? कहने का मतलब आपको लिखना है क्या चीज? प्राइम नंबर। आपको क्या लिखना है? प्राइम नंबर। और कौन सा प्राइम नंबर? जो 60 से बड़ा हो और 80 से कम हो। तो बताओ, प्राइम नंबर सबसे पहली बात किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जो 1 और खुद से डिविजिबल हो,
यानी दो फैक्टर होना चाहिए, 1 और इटसेल्फ। तो सबसे पहली बात तो 61 आएगा। बताओ 61 के बाद कौन सा नंबर आ सकता है प्राइम? 61 के बाद क्या आएगा बच्चों? 63 ना, 64 ना, 65 नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर हो जा रहा है, 1 और इटसेल्फ से केवल डिवाइड होना चाहिए। 66 नहीं, 67 बिल्कुल होगा। देखो 66 क्यों नहीं होगा? देखो 66 11 से भी डिवाइड है, 1 से भी है और इटसेल्फ से, एक से दो से ज्यादा हो गया ना, 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए नंबर। आगे कौन सा नंबर होगा सोचो? क्या 68 होगा? क्या 69 होगा? नहीं होगा। 70 होगा? नहीं होगा। कौन होगा? 71। कहां तक जाना है? 80 तक। बताओ 72 नहीं। 73 होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखो 79, यहां जो मैंने नंबर लिखा है ना, ये एक से या तो खुद से ही डिविजिबल है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ये था देखो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो प्रॉपर्टीज लिखा है ना, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज लिखा जाता है इस तरह से, एक्स सच दैट, फिर यहां प्रॉपर्टीज लिख दिया जाता है। तो 61, 67, 60, 71, 73 ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे एक सेट दिया H, लिखा है X such that X is या पॉजिटिव, X is a positive integer, X is a positive integer and X square equal to X। इस तरह से भी दे सकता है। मतलब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में X लिखा है, फिर देखो सच दैट, और यहां पर ये X कौन है ये बता दिया है। ऐसे ही फॉर्म को तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो बोला है X एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो इसको निकालते हैं क्या आएगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या है यहीं से सॉल्व करके निकलेगा। अच्छा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से बच्चों x का दो वैल्यू आ रहा है 0 और 1। बोला x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर देखो नंबर सिस्टम, इसलिए मैंने पढ़ाया था नंबर सिस्टम आपको, और सबसे ज्यादा इसका यूज होने वाला है सेट थ्योरी में, यानी पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा नंबर सिस्टम का। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है? बताओ बच्चों, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है? ये न्यूट्रल है, ना तो ये नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव, केवल कौन आएगा 1। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? आंसर h इक्वल टू केवल 1। और सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, केवल यही आएगा। तो बच्चों ये था सेट बिल्डर टू रोस्टर के एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रोस्टर टू सेट बिल्डर, कन्वर्ट करते हैं। कहां से कहां? रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा? चलो बच्चों एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे बच्चों मैं एक क्वेश्चन लिख लूं 1 3 5 7 9, आपको दिख रहा होगा ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहली बात तो आप तो ऐसे ही लिख ही लेना x सच दैट। अब x बताना है x क्या चीज है। यहां पर देखो, यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से कि x, ये जो नंबर्स हैं ये सभी देखो ऑड नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन 10 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो यहां पर लिखा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन
10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू 9, लेस देन और इक्वल टू 9। देखो बच्चों, एक बात बता दूं कि रोस्टर टू सेट बिल्डर और सेट बिल्डर टू रोस्टर, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म है तो आंसर जो है पीछे बुक्स में जो लिखा रहता है उससे मैच करेगा। मतलब रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म, मतलब पहले जो पढ़ा उसका आंसर बुक से मैच करेगा। लेकिन जब रोस्टर से सेट बिल्डर में जाना है तो हो सकता है आपका आंसर बुक वाले से मैच नहीं करे। कैसे? देखो, मैंने अभी एक ऐसा लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख दिया। तो ऐसे x इक्वल टू ऑड नंबर। देखो ये बच्चों इंटीजर अगर मान लिया, समझना बात को, कुछ नहीं मैं बोला ना, बहुत सारा नोटेशन आने वाला है जो आपको ध्यान में रखना है बार बार। n अगर इंटीजर है तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों ऑड इंटीजर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑड इंटीजर, सॉरी इवन इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इवन बन जाएगा। 2 से डिविजिबल वो इवन होता है। अगर इवन में एक ऐड कर दिया या तो इस इवन में एक माइनस कर दिया तो ये नोटेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड इंटीजर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड इंटीजर को। ध्यान रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट, हर एक जगह काम देगा। अगर n इंटीजर है तो 2n इवन इंटीजर, 2n प्लस 1 कहीं भी लिखा हो इस तरह से, आप समझ जाना। और यहां n क्या चीज है? n इज इंटीजर, बता चुका हूं। तो ऐसा अगर मैं करूं कि x इक्वल टू ऑड इंटीजर लिखना है तो 2n प्लस 1 लिख दिया या 2n माइनस 1 लिख दिया। x बराबर 2n माइनस 1, फिर देखना आगे कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब मैंने बता दिया कि ये n क्या रखना है? नेचुरल, मतलब 1 रखेंगे तो देखो 2 माइनस 1 आएगा। फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आएगा। फिर n के जगह 3 रखोगे तो 5 आएगा। इस तरह से आते रहेगा। n के जगह पे जब 5 रखोगे, n के जगह पे जब 5 रखोगे तो 9 आएगा। n के जगह पे 6 रखोगे तो इससे बाहर का नंबर आएगा। इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। इस तरह से भी लिख सकते हैं आंसर। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो पीछे करना, फिर से देखना, फिर पीछे करना, फिर से देखना, फिर पीछे करना, फिर से देखना, एंजॉय करो। इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझा चुके हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है, दिस इज द लेस देन इक्वल टू 5, मतलब n का वैल्यू आप 5 तक ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं बच्चों इस तरह से। मिल जाए मेरे को एग्जांपल कहीं क्वेश्चन बढ़िया सा। जैसे बच्चों एक सेट बी लिया, 1 2 4 7, 1 2 4 7 14 28। इसको बच्चों आपको लिखना है कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो बताओ अब यहां क्या हुआ? सबसे पहली बात तो x लिख ही देंगे। अच्छा, x की जगह y लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, b लिख सकते हो स्मॉल लेटर में। अब हम लोग को पहचानना है कि भाई ये कौन है, क्या सभी इवन नंबर है? नहीं है। सभी ऑड नंबर है? नहीं है। सभी नेचुरल नंबर है लेकिन लगातार नहीं है। 1 2 4 आ गया। अब देखो, चलो एक काम करते हैं, एक चीज यहां दिख रहा है, हाँ, कि जो 14 से 28 भाग लग जा रहा है, 7 से भी 28 को भाग लग रहा है, 4 से भी 28 डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी 28 डिवाइड हो जा रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और 28 से भी 28 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो है सबसे पहली बात x तो नेचुरल नंबर है, और दूसरी बात ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी फैक्टर हैं। x इज फैक्टर ऑफ 28। अब आपको समझ में आया? मैं फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी टेस्ट, नंबर सिस्टम, ये सब क्यों पढ़ाया था? ऐसे थोड़ी पढ़ाया था कि कहीं काम नहीं लगेगा भाई, यूज होने वाला है। और देखो 11th का फर्स्ट चैप्टर में ही यूज होने लगा है। फिर से मैं ध्यान दे रहा हूं, जो बच्चे को जो जितना भी टॉपिक मैंने बताया अगर उनको पता नहीं है बढ़िया से, तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो
प्लेलिस्ट में जाओ, वहां देखो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो है उसको आप देखो। आप 3 वीडियो अभी तक डाल चुका हूं, तभी समझ में आएगा ये सब चीजें बढ़िया से। x such that x is natural number and x is a factor of 28। तो इस तरह से बच्चों हम लोग रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इसको लाइक कर लेना, कमेंट भी करो कुछ बच्चों कैसा लगा नहीं लगा, है ना। और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां सब्सक्राइब का बटन होगा, राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, उसको हिट करना। 2 बार हिट मत करना, नहीं, एक बार क्लिक हो जाएगा फिर से अनक्लिक हो जाएगा, सब्सक्राइब होगा फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा। एक बार क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को जितना से जितना हो सकता है उतना शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे लेकर आएंगे।